हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें आज पढ़ेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जिसका स्पैन 1066 से लेके 1340 ईस्वी तक माना जाता है। इस लेसन में हम पढ़ेंगे निम्न बिंदुओं को। एंग्लो नॉर्मन पीरियड में पहले तो हम इसकी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे और लैंग्वेज में मिडिल इंग्लिश पीरियड कहा जाता है, क्योंकि 1066 से लेके 1500 ईस्वी तक का जो पीरियड है इसको मिडिल इंग्लिश पीरियड कहते हैं। उसके बाद रिफॉर्मेशन और रेनेसां पीरियड आता है। इस एज के लिटरेरी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें क्रॉनिकल्स हैं यानी कि इतिहास की रचनाएं हैं, रोमांसेस हैं, बैलेट्स हैं और लिरिक्स हैं। इन सारे पॉइंट्स पर हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि मेन जो है इस एज में आपके रोमांस की एज कहा जाता है, क्योंकि मिडिएवल रोमांस काफ़ी फेमस शब्द है जो आपने सुना होगा। चलिए शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको मिल सके जिसमें गहरी जानकारी मिल सके। हिस्ट्री की बात करें तो इस पीरियड का जो स्पैन है, इस पीरियड की जो अवधि है वो 1066 से लेकर के 1340 तक है। यानी कि 1066 में नॉर्मन विक्ट्री होती है और 1340 में आपका चौसर का पीरियड शुरू हो जाता है। यानी कि नॉर्मन विक्ट्री से लेकर चौसर के पीरियड तक इस एज का स्पैन माना जाता है। नॉर्मन विक्ट्री होती है 1066 में। ये विलियम फर्स्ट द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी डिफीटेड किंग हैरोल्ड, लास्ट एंग्लो सैक्सन किंग इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग। विलियम फर्स्ट जो कि नॉर्मंडी के फर्स्ट ड्यूक होते हैं, 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग में इंग्लैंड के जो एंग्लो सैक्सन अंतिम शासक होते हैं किंग हैरोल्ड, उनको हराते हैं और नॉर्मन साम्राज्य की स्थापना करते हैं। जो नॉर्थमैन है यही नॉर्मन है, यानी कि नॉर्मन जो शब्द है वो नॉर्थमैन का एक सॉफ्ट फॉर्म है। ओरिजिनली जो नॉर्थमैन थे या नॉर्मन लोग थे वो स्कैंडिनेविया के थे, और स्कैंडिनेविया वर्तमान में डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन का क्षेत्र इसमें शामिल है। और नॉर्थमैन 912 ईस्वी में नॉर्मैंडी में बस जाते हैं। और नॉर्मैंडी क्या है? नॉर्मैंडी जो है नॉर्दर्न फ्रांस का एक क्षेत्र है। अब समझिए कि ये नॉर्मन लोग कौन थे और ये कहाँ से 912 में नॉर्मैंडी में आके बसे। देखिए, नॉर्थमैन जो लोग थे वो वाइकिंग्स लोग थे। वाइकिंग्स का मतलब समुद्री लुटेरे, जो वाइकिंग जहाज़ों में नॉर्थ सी में 8वीं शताब्दी से लेकर के और 10वीं शताब्दी के बीच में लूटपाट किया करते थे। तो धीरे धीरे ये लोग 11वीं शताब्दी तक यूरोप के विभिन्न हिस्सों में बस गए। तो इनमें से नॉर्मन जो लोग थे वो 912 में नॉर्मैंडी में बस जाते हैं। तो कहाँ के थे? ये नॉर्थ से आए थे, नॉर्थ सी में लूटपाट करते थे। और 10 से 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी की जो एज है इस क्षेत्र की वो वाइकिंग एज कहलाती है, और ये स्कैंडिनेविया के ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। तो विलियम फर्स्ट जो है वो इंग्लैंड के राजा बन जाते हैं, और यहीं से आपकी नॉर्मन साम्राज्य की, नॉर्मन डायनेस्टी की जो है स्थापना होती है। तो इनको कहा गया विलियम द कन्क्यूरर, विलियम विजेता। तो द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट वाज द बिगिनिंग ऑफ
द नॉर्मन डेंसिटी। अब इस एज की जो मेन घटना है वो है आपकी 100 ईयर्स वार। तो 100 ईयर वार से जो प्रश्न बनते हैं, पहले तो कि कब शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ, क्या कारण थे इसके शुरू होने के, और इसमें अंतिम विक्ट्री जो है किसको मिलती है। तो इसमें 2-3 पॉइंट हैं, वो पढ़ लेते हैं। तो नेचुरल है कि आप 100 ईयर वार्स को याद रखेंगे। पहले ये वॉर जो है वो 3 फेस में लड़ा जाता है, जिसमें अंतिम तौर पर फ्रेंच विक्ट्री होती है। द 100 ईयर वार 1337 टू 1453 बिगिन इन 1337, यानी कि 1337 में ये युद्ध शुरू होता है और 1453 में समाप्त होता है। इट वॉज ए सीरीज ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन किंगडम्स ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस ड्यूरिंग द लेट मिडिल एज। यानी लेट मिडिल एजेस में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में ये युद्ध शुरू होता है और फ्रेंच फाइनली गेन दिस 100 ईयर वार, और अंतिम रूप में फ्रांस जो है इसके विजेता रहते हैं। ये प्रश्न बनता है कि किस किस के बीच ये युद्ध हुआ था, ये भी प्रश्न बनता है। सेकंड पॉइंट है, इट बिगेन व्हेन एडवर्ड थर्ड इन्वेडेड फ्लैंडर्स इन 1337 इन ऑर्डर टू असर्ट हिज क्लेम टू द फ्रेंच क्राउन। तो एडवर्ड थर्ड उस समय इंग्लैंड के किंग होते हैं और वो आक्रमण कर देते हैं फ्लैंडर्स पे और फ्रांस के शासन पर अपना दावा करते हैं। तो दावा क्यों करते हैं ये तो आप जानते हैं, क्योंकि नॉर्मंडी से जो विलियम फर्स्ट आए थे तो नेचुरल कि नॉर्मंडी के ड्यूक थे, तो उसी के कारण ये उन पर दावा करना चाहते हैं कि फ्रांस पर उनके कब्जा होना चाहिए। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिस्प्यूट क्लेम्स टू द फ्रेंच थ्रोन बिटवीन द इंग्लिश हाउस ऑफ प्लांटेजेनेट एंड द फ्रेंच रॉयल हाउस ऑफ वेलवॉयस। तो वेलवॉयस फ्रेंच का रॉयल हाउस था और हाउस ऑफ प्लेनेट इंग्लैंड का था। इन दोनों के मध्य में ये डिस्प्यूट हुआ था। तो इससे प्रश्न बनते हैं, इसलिए यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। अब नॉर्मल जो है इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मन्स। तो आप जानते हैं नॉर्मन्स का जो अर्थ होता है वो नॉर्थ मैन होता है, और नॉर्थ मैन का ही सॉफ्ट जो फॉर्म है वो नॉर्मन है। तो हमने ऑप्शन लिए हैं, नॉर्मल मैन, सॉफ्ट मैन, हार्ड मैन। तो जानते हैं आप नॉर्थ मैन इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो शामिल किया है हमने, द नॉर्मन्स वर बिग ब्लॉन्ड एंड फियरलेस बैंड्स। जो नॉर्मल लोग थे वो काफ़ी लंबे चौड़े थे, भूरे कलर के थे और निडर लोगों के समूह थे। जो नेम नॉर्मन्स है वो कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ऑप्शन है स्कैंडिनेविया, नॉर्थम्ब्रिया, फ्रांस या रोम। तो नॉर्मन जो शब्द है वो नेचुरल है कि नॉर्थ मैन से आया है, और नॉर्थ मैन का मतलब स्कैंडिनेविया से आया है, क्योंकि इस पर स्कैंडिनेविया से आकर ही ये लोग नॉर्मंडी में बसे थे। तो ये शब्द जो आया है वो नॉर्मन, वो स्कैंडिनेविया से है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, द नॉर्मन्स हैड ब्लॉटेड आउट अ सिविलाइजेशन इन 9th सेंचुरी। 9वीं शताब्दी में जो नॉर्मन लोग थे इन्होंने एक सिविलाइजेशन को ब्लॉटेड कर दिया। तो ये बात W.J. लॉन्ग में है, वहीं से लिया गया है। तो आपको बताना है रोमन सिविलाइजेशन, नॉर्थम्ब्रियन सिविलाइजेशन, फ्रेंच सिविलाइजेशन या नॉर्थ। तो ये आपकी नॉर्थम्ब्रियन सिविलाइजेशन को इन्होंने समाप्त करके आए थे। तो आप जानते हैं कि ये लोग लुटेरे थे और जहाँ लूटपाट करते थे वहाँ विनाश करते चलते थे। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी। अब हम इसकी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज इसमें मिडिल इंग्लिश है। तो ये क्या है मिडिल इंग्लिश, तो इसको समझते हैं। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट चेंज्ड द civilization of the whole nation. These 3 points have direct effect on our literature. देखिए नॉर्मन जब कन्क्वेस्ट होती है तो ये लोग
फ्रेंच लोग होते हैं, क्योंकि फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं, क्योंकि इस आपके नॉर्मंडी से आए थे, जो कि नॉर्दर्न एरिया है फ्रांस का। एक्चुअली में ये लोग स्कैंडिनेविया के थे, रोमन सिविलाइजेशन को फॉलो करते थे। तो दो तीन चीज़ें इसमें निकल के आती हैं। पहली बात है, दे फोर्स्ड अपॉन इंग्लिश पीपल द प्रैक्टिकल आइडियल्स ऑफ रोमन सिविलाइजेशन। तो इन्होंने रोमन सिविलाइजेशन के प्रैक्टिकल आइडियल्स को इन लोगों पर जो है थोप दिया। अब ये प्रैक्टिकल आइडियल्स ऑफ रोमन सिविलाइजेशन क्या है? देखिए, आपको पता होगा कि नॉर्दम्ब्रियन सिविलाइजेशन आपकी एंग्लो सैक्सन पीरियड में पाई जाती है। कई मॉन्क आते हैं, रोमन मॉन्क आते हैं, जिसमें सेंट एगस्टाइन है। तो उन्होंने लैटिन लैंग्वेज का और रोमन सिविलाइजेशन का विस्तार किया भारत में, सॉरी ब्रिटेन में, और उसके बाद वो चले जाते हैं। तब भी रोमन सिविलाइजेशन थोड़ी थी, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिकल आइडियाज दिए, क्योंकि ये लड़ाके लोग थे, और जो इन्होंने यानी जो ये भाषा बोलते थे, जो इनके सिविलाइजेशन थी, वो सारी की सारी इन्होंने इंग्लैंड के लोगों में थोप दी। तो इसको हम कहेंगे प्रैक्टिकल आइडिया, जो कि त्यों थोप दी। दूसरा जो बहुत बड़ा काम किया वो ये था, दे फोर्स्ड अपॉन द नेशनल आइडिया अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। तो उन्होंने एक मजबूत केंद्रित सरकार दी। इससे पहले जो सेक्शन पीरियड था, उस सेक्शन पीरियड में जो लोकल ट्राइब्स हुआ करती थी, उन ट्राइब्स के मुखिया को सारे अधिकार प्राप्त थे। अब इन्होंने वो सारे अधिकार समाप्त करके ये कहा कि सीधे और सीधे जो अधिकार हैं वो पूरे गवर्नमेंट के पास हैं, एक ही गवर्नमेंट के पास। तो सारे अधिकारों को इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया। तीसरी बात, ये अपने साथ एक लाए थे लैंग्वेज और लिटरेचर। तो दो प्रकार लैंग्वेज तो फ्रेंच लेके आए, और लिटरेचर में फ्रेंच और आपकी रोमन दोनों प्रकार की ये लिटरेचर लेके आए। अब हुआ क्या, अब हम बात करते हैं कि मिडिल इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए, फ्रेंच वॉज द लैंग्वेज ऑफ द अपर क्लास ऑफ कोर्ट्स एंड स्कूल्स एंड लिटरेचर। क्योंकि नॉर्मन लोग विक्टोरियस थे, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज को इंग्लैंड के लोगों पर थोपा। तो अपर क्लास के लोग फ्रेंच बोलते थे, दरबारों में फ्रेंच बोली जाती थी, स्कूलों में फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, और मैक्सिमम लिटरेचर थी वो आपकी फ्रेंच में लिखी गई। लेकिन जो कॉमन लोग थे, वहाँ के जो कैल्टिक लोग थे, वहाँ के सैक्सन लोग थे, वहाँ के जो एंग्लो लोग थे, वो सब लोग अपनी खुद की स्पीच बोलते थे, यानी कि इंग्लिश बोलते थे, जिसमें बहुत सारी डायलेक्ट थी, वो बोलते थे। अब क्या हुआ कि ये जो फ्रेंच के जितने भी शब्द थे, वो इनकी लोकल लैंग्वेज से सेंचुरी तीन शताब्दियों में लगभग ये मिक्स हो गई। यानी कि पूरी की पूरी जो आपकी फ्रेंच लैंग्वेज के शब्द थे, पूरे के पूरे वो आपकी लोकल लैंग्वेज में मिक्स हो गए, यानी कि इंग्लिश में मिक्स हो गए। अब एक नई प्रकार की लैंग्वेज बनी। तो रिजल्ट क्या हुआ, इन बिटवीन लैंग्वेज, यानी कि एक बिटवीन लैंग्वेज बन गई। द न्यू लैंग्वेज वॉज द मिडिल इंग्लिश। अब समझ में आ गया कि मिडिल इंग्लिश क्या है। तो मिडिल इंग्लिश अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश, जो फ्रेंच को समाहित करके इंग्लिश बोली गई। तो W.J. लॉन्ग ने लिखा है, इट वॉज द बेल्डिंग ऑफ सैक्सन एंड फ्रेंच इनटू वन स्पीच। ये जो मिडिल इंग्लिश थी, वो सैक्सन और फ्रेंच लैंग्वेज की बेल्डिंग थी एक स्पीच में, यानी कि जोड़ करके एक स्पीच बना दी गई। दैट प्रोड्यूस द वेल्थ ऑफ आवर मॉडर्न इंग्लिश, जिसने हमने मॉडर्न इंग्लिश को जन्म दिया। तो ये W.J. लॉन्ग लिखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो 5 डायलेक्ट बोली जाती थी, वो थी नॉर्दर्न एरिया में बोली जाती थी नॉर्दम्ब्रियन डायलेक्ट, ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड में मर्सियन डायलेक्ट बोली जाती थी, साउथ ईस्टर्न में कैंटिश डायलेक्ट बोली जाती थी, साउथ वेस्टर्न में वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट बोली जाती थी। आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा कि
जॉफ्री चौसर ने जो ईस्ट मिडलैंड की डायलेक्ट थी, तो जहाँ तक है वो मर्सियन डायलेक्ट रही होगी, उस डायलेक्ट को उठा करके एक रिवाइज्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश को डेवलप किया गया। तो यही कारण है द फादर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज जॉफ्री चौसर को कहा जाता है। तो फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो एडवर्ड एल्बर्ट की, उससे हमने ये बातें नोट की हैं। अब हम लिटरेचर की बात करते हैं। यहाँ पर बात ध्यान देने की है, कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इन द नॉर्मन पीरियड द लिटरेचर वॉज इन द हैंड्स ऑफ क्लर्जी एंड नोबल्स। तो इस पीरियड में जो मैक्सिमम लिटरेचर लिखी गई, तो उनको लिखने वाले पादरी लोग हुआ करते थे और राज दरबारों के जो नोबल्स लोग थे, यानी बड़े बड़े लोग इनको लिखा करते थे। तो नेचुरल है कि जो बड़े बड़े लोग लिखा करते थे तो उनकी लैंग्वेज फ्रेंच थी। यही कारण है कि फ्रेंच और लैटिन में इसमें मैक्सिमम लिटरेचर पाई जाती है, क्योंकि कॉमन लोग जो थे वो उस भाषा को नहीं जानते थे और पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो यही कारण है कि इस में जो फ्रेंच लिटरेचर है और जो लैटिन लिटरेचर है वो अपर क्लास की लिटरेचर कहलाती है। द एज वॉज इन मैनी वेज द एज ऑफ ट्रांजिशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। कई तरह से ये परिवर्तन की एज थी। कैसे? देखिए, फ्रेंच आइडियल्स थोपे गए, रोमन आइडियल्स थोपे गए, फ्रेंच लिटरेचर थोपी गई, तो कई प्रकार के लोगों ने परिवर्तन आए। और बड़ा परिवर्तन तो आपको देखने को मिलता है कि मिडिल इंग्लिश का जन्म हुआ। द एज प्रोपोर्शन ऑफ वर्क्स आर एंटायरली अननोन ऑथर्स। अगर हम देखें तो जो अधिकतर वर्क मिलता है तो उन वर्क के राइटर जो है वो अननोन है। ये तो पता ही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट 4, लिटरेचर वॉज रिटन इन लैटिन, फ्रेंच एंड इन इंग्लिश। दिस वॉज एंटायरली एन एज ऑफ पोइट्री। द एज प्रोड्यूस एन अनयूजुअल नंबर ऑफ क्रॉनिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें क्रॉनिकल्स बहुत ज़्यादा लिखे गए। उनके बारे में पढ़ेंगे, रोमांस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम मेन वर्क में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ेंगे क्रॉनिकल्स को, इसमें रोमांसेस को पढ़ेंगे, बैलेट्स और लिरिक्स को पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्रॉनिकल्स से। फर्स्ट जो ग्रेट वर्क है वो है जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ। कि जॉफ्री हैं, इनकी वर्क है हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया। ये इनका वर्क है, फेमस वर्क है, जिसका अर्थ है, ये लैटिन वर्क है जिसका अर्थ है द हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ ब्रिटेन। ओरिजिनली जो इसका नेम है डी गैस्टिस ब्रिटनम, इनके ऑन द डीड्स ऑफ ब्रिटन्स। और ये एक जो है सिडू हिस्टोरिकल अकाउंट है ब्रिटिश हिस्ट्री का, जो 1136 में लिखा गया। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इट इज ए लैटिन वर्क। जॉफ्री कौन थे? जॉफ्री वॉज अ बेल्स मॉन्क हु कलेक्टेड सम नेटिव केल्टिक ट्राइब्स लेजेंड्स एंड एडेड चीफली बाई हिज इमेजिनेशन रोट ए कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। तो इन्होंने क्या किया, जो केल्टिक ट्राइब्स के लेजेंड्स थे उन्होंने उनका अध्ययन किया और फिर अपनी कल्पना का रूप दे करके इंग्लैंड की, ब्रिटेन की हिस्ट्री को लिखा। अब ये हिस्ट्री क्यों महत्वपूर्ण है और कौन कौन से प्रश्न इसमें बन सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। ही कलेक्टेड सम मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ नेटिव केल्टिक ट्राइब्स लेजेंड्स। दीज एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर इन नेटिव बेल्स टंग। तो जो वहाँ की बेल्स लैंग्वेज जो टंग थी, उसके जो लेजेंड्स थे उसको इन्होंने लिया और उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स से इन्होंने अपनी हिस्ट्री को, अपने क्रॉनिकल्स को डेवलप किया। कंटेनिंग द लाइव्स एंड डीड्स ऑफ ऑल देयर किंग्स फ्रॉम ब्रूटस द अलेज्ड फाउंडर ऑफ ब्रिटेन डाउन टू द कमिंग टू जूलियस सीजर। तो इन्होंने ब्रिटेन के जो फाउंडर थे ब्रूटस,
वहाँ से लेकर के और जूलियस सीजर के आगमन तक। तो अब बता दें, जूलियस सीजर का आगमन होता है 55 और 54 BC में। इन दो ईयर में जो है जूलियस सीजर का आक्रमण होता है ब्रिटेन पर। तो यहाँ तक इन्होंने अपनी इसमें हिस्ट्री लिखी। अब हम ब्रूटस की बात करते हैं। ब्रूटस कौन है? देखिए, ट्रॉय का जब युद्ध होता है तो ट्रॉय का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जब ट्रॉय का डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो उस ट्रॉय के जो लोग थे वो जगह जगह शरण स्थल ले रहे थे। तो ऐसे में ही ब्रूटस जो कि एक ट्रॉय का हीरो रहा है, एनीस, तो एनीस का ये पोता था। तो उसने आकर के इंग्लैंड में कॉलोनी बसाई और वो ब्रिटेन का पहला राजा बना। तो इस पर भी प्रश्न पूछा जाएगा कि इंग्लैंड का फर्स्ट किंग कौन कहलाता है। तो वहाँ से लेकर के जूलियस सीजर के आगमन तक इस हिस्ट्री देखने को मिलता है। और हिस्ट्री की वैल्यू क्या है? हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनिया इज नोट वर्दी नॉट एज लिटरेचर के रूप में ये महत्वपूर्ण नहीं है, बट रादर ए सोर्स बुक फ्रॉम विच मैनी लेटर राइटर्स ड्रू देयर लिटरेरी मटेरियल। तो बाद के कई लेखकों ने इससे सोर्स लिया और अपनी रचनाएं रची, इसलिए ये वर्क महत्वपूर्ण है। अब किस किस ने लिया? देखिए, शेक्सपियर का जो किंग लियर है उसका सोर्स यहाँ से हुआ, क्योंकि किंग लियर इसमें मिलता है 8th सेंचुरी BC का। मेलोरे की जो 15वीं शताब्दी में लिखी गई मॉर्टे डी ऑर्थर है, और टेनिसन की इडेल ऑफ द किंग्स, ये सब इसी पर बेस्ड हैं। अगली रचना है विलियम्स ऑफ मेल्मसबरी की हिस्ट्री, और इनकी हिस्ट्री का नाम है, लैटिन में है, गैस्टा रेगम एंग्लोरम, जिसका अर्थ है डीड्स ऑफ द किंग्स ऑफ इंग्लिश। अंसलेम्स की है क्यू डी होमियो, रोजर बेकन की है ओपियस मजूस। अब ओपियस मजूस जो है ये लैटिन वर्क है और मिडिवल लैटिन में लिखा गया है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये 878 पेज का ऐसे है। इसमें नेचुरल साइंस, ग्रामर, लॉजिक और टू मैथमेटिक्स, फिजिक्स और फिलॉसफी जैसे सब जो है विषय देखने को इसमें मिलते हैं। गर्वेस की हिस्ट्री है हिस्ट्री ऑफ कैंटरबरी, 1188 में लिखी गई। सबसे इम्पोर्टेंट बनता है वो है आपका लेमन्स ब्रूट, बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये वर्क काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश राइमिंग क्रॉनिकल्स। ये आपका इंग्लिश राइमिंग क्रॉनिकल्स है, यानी कि कविताओं के रूप में इतिहास है। लेमन द फर्स्ट हु एवर रोट एज एन इंग्लिशमैन फॉर इंग्लिशमैन बर्न। तो लेमन पहले लेखक माने जाते हैं जिन्होंने इंग्लिश के लोगों के लिए इंग्लिशमैन के बारे में लिखा। यानी कि लेमन के ब्रूट में जो हिस्ट्री है वो ब्रिटेन की हिस्ट्री है, और यानी कि इंग्लिश लोगों की हिस्ट्री है, और इंग्लिशमैन के लिए यानी कि अंग्रेजों के लिए ही लिखी गई है। लेकिन ये वर्ग जो है वो आपका लैटिन में है, और लेमन जो है वो आपके पृष्ठ थे, और सेबर्न बैंक जो नदी है उसके किनारे रहने वाले थे उसके चर्च में। लेमन टुक द इंग्लिश बुक ऑफ सेंट बीडे, द लैटिन बुक ऑफ सेंट अल्बेन एंड थर्ड बुक ऑफ फ्रेंच क्लर्क नेम्ड बेस। लेकिन इन्होंने 3 किताबों को लिया। आप जानते हैं जो बीडे हैं वो आपके एंग्लो सैक्सन पीरियड के हैं, तो इन्हें 3 किताबों को लेकर के अपनी ब्रूट बनाई, यानी लेमन मेड 3 बुक्स इनटू 1, यानी कि तीनों को मिलाकर के एक बनाई ब्रूट, तो इसको लेमन ब्रूट के नाम से जाना जाता है। द पोइम बिगिंस विद डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉय एंड फाइट ऑफ एनीस द ड्यूक इनटू इटली। तो ये
ट्राय का एक योद्धा होता है एनीस, तो वहाँ से ये पोइम शुरू होती है। और इन्हीं के एक ग्रैंडसन होते हैं ब्रूटस। तो ब्रूटस की भी कहानी इसमें देखने को मिलती है। ब्रूटस, अ ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ एनीस, गैदर्स हिज पीपल एंड सेट्स आउट टू फाइंड अ न्यू लैंड इन वेस्ट। यानी कि अपने लोगों को इकट्ठा करता है और वेस्ट में आने के लिए वो रवाना होता है। यानी कि ट्राय के डिस्ट्रक्शन के बाद he follows founding of the Britain kingdom and the last थर्ड ऑफ द पोइम। और ये पोइम का लास्ट हिस्सा है और थर्ड पोइम है, तो इसमें ये कहानी देखने को मिलती है। तो जो हम बात कर रहे थे कि ब्रूटस ब्रिटेन के फर्स्ट किंग माने जाते हैं, तो यही कारण है क्योंकि ब्रूटस ट्राय के डिस्ट्रक्शन के बाद इन्होंने यहाँ पर आकर बस गए थे और ब्रिटेन की जो है स्थापना की। विच ओवर 30,000 लाइन्स इन लेंथ, लगभग 30,000 लाइनें हैं। इज टेकन अप विद द हिस्ट्री ऑफ ऑर्थर इन हिज नाइट्स। और इसमें आर्थर का जो हिस्ट्री है, किंग आर्थर सुना होगा, जो ब्रिटेन के लेजेंड हैं, तो किंग आर्थर की हिस्ट्री भी इसी में देखने को मिलती है। इफ द ब्रूट हैड नो मेरिट ऑफ इट्स ओन, इट वुड स्टिल इंटरेस्ट अस, फॉर इट मेक्स द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ ऑथरियन लेजेंड इन आवर टंग। क्योंकि इसमें ऑथरियन जो लेजेंड्स हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। और आपने ऑथरियन लेजेंड्स, ऑथरियन किंग के बारे में पढ़ा होगा मॉर्टे डी ऑर्थर में, और आपकी जो इडल्स ऑफ किंग्स है टेनिसन की उसमें मिलता है। अ सिंगल सेक्शन इज गिवन हेयर फ्रॉम ऑर्थर्स डाइंग स्पीच फेमिलियर टू अस इन टेनिसन्स मॉर्टे डी ऑर्थर। तो इसमें किंग आर्थर होते हैं जो अपनी वाइफ मर्लिन के साथ एक अनजाने द्वीप में जाते हैं। तो उनकी एक जो फाइनल स्पीच है, उस स्पीच का जिक्र इसमें ब्रूट में देखने को मिलता है। और हमको कैसे पता, हम लोग तो वही पढ़ते हैं भाई, टेनिसन की हमने मॉर्टे डी ऑर्थर पढ़ी है, तो उसमें लाइन मिलती है क्योंकि वो ऑर्थर की डाइंग स्पीच होती है, जिसमें कहते हैं कि नेचर जो है, जो चेंज है वो नेचर का एक रूल है। तो क्या कहते हैं टेनिसन, द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू। पुराने नियम कानून चेंज हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए नियम और कानून आ जाते हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज। और ईश्वर स्वयं उन नियम कानून को दोबारा भरता है, पुराने को समाप्त कर देता है। तो इसी थीम को देखने को मिलता है हमें ब्रूट में। तो ये आपके यहाँ बातें थी। यहाँ प्रश्न जो बनता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटेन, या हु इज कंसीडर्ड द फर्स्ट किंग ऑफ ब्रिटेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो जानते हैं ब्रूटस, जो कि एनीस के ग्रैंडसन थे। अब बेस की ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन का नाम है द ब्रूट और रोमन डे ब्रूट, जो कि 1115 में कंप्लीट हो 1155 में कंप्लीट होती है बाय द पोइट बेस एंड एक्सपेंडेड ट्रांसलेशन इन ऑलमोस्ट 15,000 लाइन्स ऑफ नॉर्मन फ्रेंच वर्स ऑफ जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ, लैटिन हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ ब्रिटेन। देखिए, जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ की रचना है हिस्टोरिया रेजियम ब्रिटेनिया, जिसको हम सबसे पहले पढ़ा था। इस वर्क का ट्रांसलेशन करते हैं बेस, और काफ़ी विस्तृत रूप में इसको ट्रांसलेशन करते हैं, और लगभग इसमें 15,000 लाइन पाई जाती हैं, और इसमें 1155 में इसको ट्रांसलेट करते हैं। अगला जो वर्क है जिसके नाम से ही मिडिल एज जानी जाती है, वो है रोमांस। तो इस एज में क्या, आपने कई बार सुना होगा मिडिएबल रोमांस। तो मिडिएबल रोमांस क्या है, तो पहले हम समझते हैं कि रोमांस की डेफिनेशन समझेंगे, रोमांस क्या है और कौन कौन से रोमांस इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो पहले पॉइंट पढ़ते हैं, शिवैल्रिक रोमांस। शिवैल्रिक का मतलब होता है शौर्य, यानी कि वीरता, जिसको मिडिएबल रोमांस कहा जाता है। इज ए टाइप ऑफ नैरेटिव
दैट डेवलप्ड इन 12th सेंचुरी फ्रांस। यानी कि ये नैरेटिव है, यानी कि प्रोज में पाए जाने वाले होते हैं जो कि 12वीं शताब्दी में फ्रांस में डेवलप होते हैं। तो पहला प्रश्न यही बनता है कि किस सेंचुरी में डेवलप हुए? 12th सेंचुरी में। और कहाँ हुए? फ्रांस में। स्प्रेड टू द लिटरेचर ऑफ अदर कंट्रीज एंड डिस्प्लेस द अर्लियर एपिक एंड हीरोइक फॉर्म। और इसके बाद ये दूसरे देशों में फैले और इन्होंने जो स्थापित एपिक फॉर्म थी उसको रिप्लेस कर दिया। रोमांसेस वर फर्स्ट रिटन इन वर्स बट लेटर इन प्रोज एज वेल। तो रोमांस जो है भाई, अभी बात की थी कि नैरेटिव वर्क है, तो लेकिन नैरेटिव वर्क है जरूर, लेकिन पहली बार वर्स में लिखे गए और उसके बाद फिर प्रोज में। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, रोमांस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो रोमांस है क्या? देखिए, मेट्रिकल रोमांस आ लॉन्ग रैम्बलिंग पोइम है, यानी कि भ्रमणशील पोइम है। इसमें जो हीरो है वो भ्रमण करता है, एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। और सीरीज ऑफ पोइम्स ट्रीटिंग ऑफ लव और नाइटली एडवेंचर और बोथ। तो इसमें प्यार को दर्शाया जाता है और या जो नाइटली, जो नाइट होता है, सरदार होता है, जो सशस्त्र सैनिक होता है, उसके एडवेंचर्स को दर्शाया जाता है। और साथ साथ दोनों चीज़ें भी इनमें दर्शाई जाती हैं। इसकी जो थीम है वो लव, चिवैल्रिक और रिलीजन है, बट 3 ग्रेट आइडियल्स ऑफ मिथिकल रोमांसेस। The romances is distinguished from the epic that it does not represent the heroic age of tribal wars। जब ट्राइबल वार्स हुआ था, जैसे कि ट्रोजन वार कह सकते हैं, और बहुत सारे युद्ध रहे होंगे, तो उनको ना वर्ण करके ये किसका डिस्क्रिप्शन करते थे? बट द कोर्टली एंड चिवैल्रिक एज। तो रोमांसेस में जो दरबारी शान शौकत, दरबारी शिष्टाचार, दरबारी नाइटों की जो बहादुरी थी, उनके बारे में ये बताया जाता था, ना कि किसी हीरो के स्पेशल तौर से जैसे कोई नेशनल हीरो है उसके बारे में, बल्कि कोर्टली जो दरबार के लोग हुआ करते थे उनके बारे में, उनके सरदारों के बारे में, सैनिकों के बारे में, यानी कि बहादुरी के कारनामे, उनके एडवेंचर्स के बारे में बताया जाता था। ऑफन वन हाईली डेवलप्ड इन मैनर एंड सिविलिटी। तो अक्सर जो रोमांसेस हुआ करते थे उनमें शिष्टाचार और मैनर्स को बहुत ऊंचाई तक दर्शाया जाता था। अब इसके करेक्टर्स की बात करेंगे तो करेक्टर्स में नेचुरल है कि इसका करेक्टर जो हीरो होता था वो एक नाइट हुआ करता था, और दूसरे जो करेक्टर थे उसकी लेडीज हुआ करती थी दुख में। तो उसी के दुख को दूर करने के लिए जो हमारे हीरो थे वो घूमा करते थे, जगह जगह भटका करते थे। और दूसरे जो करेक्टर्स हैं वॉरियर्स इन आर्मर, सशस्त्र सैनिक हैं, जेंट्स ड्रैगन्स हैं, एन्चेंटर्स जादूगर हैं, और बहुत सारे शत्रु हैं जो कि चर्च और स्टेट के शत्रु होते हैं, वो इसमें शामिल रहते हैं। तो ये तो हो गई करेक्टर्स की बात। अब प्लॉट की बात करें, कैसे ये डेवलप होता है। देखिए, इसके प्लॉट में जो नाइट होता है, जो हीरो होता है, क्वेस्ट अंडरटेकन बाय अ सिंगल नाइट इन ऑर्डर टू गेन लेडीज फेवर। अपनी प्रेमिका के फेवर को प्राप्त करने के लिए जो नाइट हुआ करता था वो भ्रमण किया करता था, यानी कि कुछ चीज़ों की तलाश में घूमा करता था। फ्रीक्वेंटली इट्स सेंट्रल इंटरेस्ट इज कोर्टली लव। और अक्सर इसका जो सेंट्रल इंटरेस्ट हुआ करता था वो कोर्टली लव हुआ करता था। अब कोर्टली लव क्या है? एक आदर्श प्यार कहते हैं। आदर्श प्यार वो होता है जिसमें हमेशा जो प्रेमी है वो अपने सेक्रीफाइस को करने को तैयार रहता है, जिसको हम प्लेटोनिक लव बोलते हैं। प्लेटोनिक लव बोलते हैं। तो जिसमें जो हीरो होता है, जो प्रेमी होता है, वो अपने प्रेमिका के लिए हर प्रकार का बलिदान करने के लिए तैयार रहता है, उसके लिए कई टूर्नामेंट करता है। तो क्या बताते हैं ये कह रहे हैं टुगेदर विद टूर्नामेंट्स, यानी कि लड़ाई के फाउट के टूर्नामेंट हुआ करते थे। एंड ड्रैगन्स एंड मोनेस्टर्स स्लेन फॉर द डिसमल सेक। और अपनी युवती के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए ड्रैगन से और मोनेस्टर्स का ये कत्ल करते थे नाइट लोग। तो इस प्रकार की बातें इनमें दिखाई जाती थी।
अब जो मैट्रिकल और मिडिवल जो शिवैलिक रोमांस हैं उनकी उत्पत्ति या उनके जो सोर्स हैं देखने को मिलते हैं, वो 4 प्रकार के सोर्स देखने को मिलते हैं। 4 प्रकार के मिडिवल रोमांस पाए जाते हैं। द स्कॉलर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑफ सब्जेक्ट। पहले तो मैटर ऑफ ब्रिटेन, यानी कि वो रोमांसेस जो ब्रिटेन के हीरो और हीरोइंस पर आधारित थे, ब्रिटेन नाइट्स पे थे, तो जिनमें केल्टिक सब्जेक्ट मैटर, स्पेशली ऑथरियन रोमांसेस, देयर वर मैनी साइकिल्स ऑफ ऑथरियन रोमांसेस। तो इसमें ऑथरियन रोमांसेस शामिल रहते हैं। किंग ऑर्थर के बारे में गॉवेन, सर गॉवेन जो है ये माना हुआ है। दूसरे लैंसलॉट हैं, मर्लिन है, क्वेस्ट ऑफ द होली ग्रेल एट डेथ ऑफ द ऑर्थर। ये आपका मैटर ऑफ ब्रिटेन है। जिसमें जो सबसे बेस्ट माना जाता है वो है सर गॉवेन एंड ग्रीन नाइट्स। इसमें जो स्टोरी है ये आपके W.G. लांग में बहुत बेहतर तौर से दी गई है, क्योंकि इन सर गॉवेन और ग्रीन नाइट के बीच में ये ड्यूल दिखाया जाता है, और जिसमें सर गॉवेन लास्ट में जो है विजयी रहते हैं। ओरिजिनली इट इज रिटन इन बेस्ट मिडलैंड डायलैक्ट। तो ये बेस्ट मिडलैंड डायलैक्ट में लिखा गया है। वॉज कंपोज इन 14th सेंचुरी इंग्लैंड, इन 14वीं शताब्दी में लिखा गया। ये एक मीट्रिकल रोमांस है। मीट्रिकल रोमांस का मतलब रोमांस रिटन इन वर्स, यानी कविता के रूप में लिखा गया है, यानी एक कविता है। टॉमस मैलोरीज मोर्टे डी ऑर्थर, जो कि 15th सेंचुरी में लिखा गया है, इज एन इंग्लिश वर्जन ऑफ प्रोज साइकिल ऑफ अर्ली मीट्रिकल रोमांसेस अबाउट ऑर्थर एंड इट्स नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल। अभी आपने पढ़ा सर गॉवेन एंड ग्रीन नाइट, वो किस में है? वो आपका वर्ष में है, वर्ष में है। लेकिन मोर्टे डी ऑर्थर ने, टॉमस मैलोरी ने मोर्टे डी ऑर्थर लिखा, तो ये आपका प्रोज वर्क है जो कि 15th सेंचुरी में लिखा गया। और इसमें भी ऑथरियन नाइट्स, यानी कि किंग ऑर्थर और उसके राउंड टेबल के जो सरदार होते हैं, जिसका नाम आपने पढ़ा होगा सर बिडीवर, एक उनमें से एक है, तो इनके बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा रोमांस देखने को मिलता है पर्ल। तो इस अ रोमांस रिटन बाय एन अननोन राइटर, इट वाज इन द सेम मैन्यूस्क्रिप्ट एट सर गॉवेन। तो सर गॉवेन एंड ग्रीन नाइट जो मैन्यूस्क्रिप्ट देखने को मिलती है, उसी मैन्यूस्क्रिप्ट में द पर्ल नाम का रोमांस पाया जाता है। अब मैटर ऑफ इंग्लैंड में के जो रोमांस हैं वो है हीरो सच एज किंग हॉर्न एंड गाय ऑफ बारविक, रॉबिन हिड और बेबिस ऑफ हैम्पटन। इन हीरो के बारे में देखने को मिलता है। तो यहाँ कंफ्यूज ना होइए, मैटर ऑफ इंग्लैंड की बात हो रही है, तो इंग्लैंड बना है आपका 450 के बाद में, क्योंकि जूट सेक्शंस और आपके जो एंगल्स आए थे वो इसी समय आए थे। सबसे पहले जूट्स आए थे। उससे पहले का जो ब्रिटेन है वो, उससे पहले ब्रिटेन कहा जाता था, उसके बाद ही तो इंग्लैंड बना है। तो जो इंग्लैंड के हीरो हैं वो ये हैं, और ब्रिटेन के हीरो ऊपर जो पढ़े थे आपने। अब मैटर ऑफ रोम में जो कहानी शामिल हैं, द मैटर ऑफ रोम कंसिस्ट लार्जली ऑफ द टेल्स फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन सोर्सेज। तो इसमें वो कहानियां हैं जो ग्रीक और रोमन जिनके सोर्स रहे हैं। इसमें 2 बड़े साइकिल देखने को मिलते हैं। एक है अलेक्जेंडर द ग्रेट का कारनामे और हीरो ऑफ द ट्रोजन वार। आपका जो जॉफ्री चौसर की रचना है ट्रायलस एंड क्रेसिडे, वो इसी क्लास में आती है, यानी कि रोमन क्लास में आती है। फ्रांस का मैटर है, यानी कि फ्रांस के जो हीरो हैं, द मैटर ऑफ फ्रांस डील विद लार्जली विद द एक्सप्लॉइट ऑफ चार्ले मैग्ने। तो चार्ले मैग्ने के कारनामे एंड हिज नाइट्स इसमें शामिल हैं। एंड जो चीफ ऑफ दीज है द चांसन डे रोलैंड। इनमें जो मेन है चांसन डे रोलैंड है। इट इज द नेशनल एपिक which celebrates the heroism of Roland in the last fight against Saracens of at Roncesvalles। तो रॉनकेवल में जो उनका बैटल होता है, युद्ध होता है, उसके कारनामों को इसमें दर्शाया जाता है। और इन सारे जो आपके फ्रांस के मैटर हैं, तो उनको चांसन डे गैस्टे के नाम से सारे रोमांस जो है इसमें शामिल हैं। W.G. लांग ने कहा गया है
द रोमांसेस वर एपिटोम, रोमांस प्रतीक थे ऑफ चाइल्डिश क्रूडनेस, सोल ऑफ मिडिल एज। तो मिडिल एज के चाइल्डिश क्रूडनेस यानी कि जिन पे बच्चा भी विश्वास कर ले, तो ऐसी आत्मा थी इन रोमांसेस में। तो यही कारण है कि मिडिल एज जो है वो रोमांसेस के कारण जानी जाती है। हालांकि क्रॉनिकल्स भी अपनी जगह है, लेकिन कई बार पढ़ा होगा मिडिल एज के रोमांस। अब बैलेट की बात करते हैं। अभी ऊपर आपने जो सीखा वो ये था कि जो चाहे क्रॉनिकल्स रहे हों या आपके अदर रोमांसेस रहे हों, ये फ्रेंच और लैटिन में मैक्सिमम थे, तो ये अपर क्लास के लिए लिखे गए। लेकिन लोअर क्लास के लिए सदियों से चले आ रहे थे, वो थे आपके बैलेट। तो बैलेट के बारे में 2-3 बातें पढ़ लेते हैं। While the most of the literature of the Anglo-Saxon Norman time was copy of French and intended only for upper class। भाई फ्रेंच की कॉपी थे, लैटिन थे और इंग्लिश में भी थे, लेकिन ये अपर क्लास के लिए लिखे गए, नॉबल्स के लिए, दरबारों के लिए, इनके लिए लिखे गए थे। बट देयर वर सिंगर्स हु मेड बैलेड्स फॉर द कॉमन पीपल एंड नेक्स्ट टू द मेट्रिकल रोमांस। और मेट्रिकल रोमांस के बाद जो नाम आता है वो बैलेड का आता है, और ये कॉमन पीपल के लिए लिखे गए, क्योंकि ये जो रोमांसेस थे, क्रॉनिकल्स थे, ये कॉमन लोगों के समझ से परे थे, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज थी और लैटिन थी, और कॉमन पीपल जो थे वो आपके अनपढ़ थे। तो यही कारण है कि इनके लिए जो सदियों से चले आ रहे थे, जो ओरली ट्रांसमिटेड हो रहे थे, इनके मौखिक रूप से हस्तांतरित आते हुए जो बैलेड थे, वही इन लोगों के समझ में आते थे। तो ऑन अकाउंट ऑफ इट्स ऑब्सक्योर ओरिजिन एंड इट्स ओरल ट्रांसमिशन, भाई कैसे बैलेड की उत्पत्ति हुई और कैसे ये मौखिक रूप से एक से लेकर दूसरे तक फैलते गए, तो ये अपने आप में कठिन विषय है। एंड द बैलेड इज ऑलवेज मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ लिटरेरी सब्जेक्ट। वी मेक हेयर ओनली 3 सजेशंस विच मे वेल बी वन। तो यहाँ पर डब्ल्यू जिला 3 बातें बताते हैं। कह रहे हैं हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि भाई बैलेड जो है ओरली ट्रांसमिटेड हुए थे, कैसे हुए थे, तो 3 बातें निकल कर आती हैं। वो है बैलेड्स वर प्रोड्यूस कंटिन्यूअली इन इंग्लैंड फ्रॉम एंग्लो सैक्सन टाइम अंटिल द 17th सेंचुरी। देखिए इन्होंने 17th सेंचुरी तक बताया था, लेकिन मेरे हिसाब से तो 19वीं शताब्दी तक रहे हैं, 19th सेंचुरी तक रहे हैं, बताएंगे अभी। देखिए एंग्लो सैक्सन से ये डेवलप होते हैं, और आपने देखा होगा चाहे हम BR7 आपका विलियम वर्ड्सवर्थ की एक रचना है, बैलेड है, क्योंकि लिरिकल बैलेड से लिखे गए थे, ये 19th सेंचुरी की बात है। अगली आपका लाबेल डेमसेंस मर्सी है आपका कीट्स का, ये भी बैलेड है। और आपके एस्ट्री कॉल्डिस ने भी बैलेड लिखे, कीट्स से बैलेड लिखे। तो ये लगभग 19वीं शताब्दी तक बैलेड लिखे गए थे, जिनको हम लिटरेरी बैलेड कहते हैं, क्योंकि ये आपके बात हो रही है यहाँ पर पॉपुलर बैलेड की। तो हो सकता है यहाँ पर पॉपुलर बैलेड की बात हो रही हो 17th सेंचुरी तक, क्योंकि लिटरेरी बैलेड तो उन्हीं के आधार पर लिखे गए, तो वो 19वीं शताब्दी तक भी लिखे गए। दूसरा पॉइंट है दैट फॉर सेंचुरीज देयर वर द ओनली रियली पॉपुलर लिटरेचर। और ये पॉपुलर लिटरेचर थे भाई। इन बैलेड्स alone one is able to understand the common people। तो इन बैलेड्स के माध्यम से ही कॉमन पीपल के बारे में समझा जा सकता था कि वहाँ के लोग कैसे थे। और दीज सॉन्ग्स स्पीक द हार्ट ऑफ द इंग्लिश फॉक। तो इन बैलेड्स में जो इंग्लिश लोग थे, उनके दिलों की बातें देखने को मिलती थी, वो कैसे सोचते थे, कैसे रहते थे, और क्या उनका रहन सहन था, क्या उनकी क्या ट्रेडिशंस थी, इन सब के बारे में इन बैलेड्स में देखने को मिलता था। अब जो कलेक्शन है उन बैलेड्स का, इनके एंग्लो नॉर्मन पीरियड के जो बैलेड थे उनका कलेक्शन किया गया है 1960 के दशक में और 1894-1907 में। तो पहला जो कलेक्शन है चाइल्ड्स इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉपुलर बैलेड्स, जिसको 1960 के दशक में कलेक्शन किया गया। और ये
कंप्लीट कलेक्शन है। तो इसको कलेक्शन किसने कलेक्ट किया? फ्रांसिस जेम्स चाइल्ड और उनके सक्सेसर रहे हैं किटरेज। इन्होंने इन पॉपुलर बैलेड्स को कलेक्ट किया और 1960 के दशक में इसको पब्लिश कराया। दूसरा देखने को मिलता है आपका गमर्स ओल्ड इंग्लिश बैलेड, जो को 1894 में पब्लिश कराते हैं, और गमर्स का दूसरा है पॉपुलर बैलेड जो 1907 में पब्लिश कराते हैं। तो ये थे बैलेड्स, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब मिसलेनियस पोइम्स हैं जिसमें लिरिक्स हैं। और तो पहला है एक कर्सर मुंडे, ये आपका मिथिकल रोमांस है जो कि 1320 में लिखा गया, और ये बाइबल हिस्ट्री है जिसमें डूम्सडे के बारे में बताया जाता है। दूसरी लॉन्ग पोइम है द ऑयल एंड नाइटिंगेल। तो ये जो पोइम है काफ़ी बड़ी पोइम है जिसमें दो पक्षियों के बीच में डिबेट दिखाई जाती है, ऑयल और नाइटिंगेल के बीच में। वन रिप्रेजेंटिंग गे साइड ऑफ लाइफ, एक तो जिंदगी के प्रसन्न अवस्था को प्रस्तुत करता है, और दूसरा द एक्सटर्नल साइड ऑफ द लॉ एंड मॉरल्स। अगली रचना है लैंड ऑफ कॉकेंजे, जिसको हम लग्जरी लैंड कहते हैं। ये सटायर है मॉन्क्स और मोनेस्टिक रिलीजन पे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं आपको जरूर पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।